नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे NCERT क्लास 8 और जो हमारा चैप्टर होगा अध्याय नंबर वो होगा 3। आज हम बात करेंगे ग्रामीण समाज और औपनिवेशिक शासन, यानी कि ग्रामीण समाज पर जो अंग्रेजों को शासन था उसका क्या प्रभाव पड़ा, ग्रामीण लोग अंग्रेजों के शासन से कैसे परेशान हुआ, अंग्रेजों ने ग्रामीण समाज पर क्या क्या चीज़ें थोपी और किस किस चीज़ों के लिए ग्रामीण समाज को कष्ट झेलना पड़ा, किसान किस लिए मजबूर हुए। तो आज हम इन सब टॉपिक पर बात करेंगे, ग्रामीण समाज को क्या क्या चीज़ों का सामना पड़ा अंग्रेजों के शासनकाल में। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो है ग्रामीण समाज और औपनिवेशिक शासन। ठीक है, इस अध्याय में हम जानेंगे कि अंग्रेज ने भारत के ग्रामीण समाज पर कैसे शासन किया। ठीक है, कैसे शासन किया और ग्रामीण समाज किस किस चीज़ से परेशान हुए। किसान, जैसे किसानों, जमींदारों और व्यापारियों पर अंग्रेजी नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, जो अंग्रेजी नीतियाँ थी उस पर किसान और जमींदारों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि अंग्रेजों की भूमि व्यवस्था की ज़रूरत, जो अंग्रेज लोग थे उनकी भूमि व्यवस्था की क्या ज़रूरत थी, उससे इनको क्या लाभ हुआ। जैसे कि सेना चलाने के लिए पैसा चाहिए था और प्रशासन के लिए धन चाहिए था। तो सेना और प्रशासन के लिए क्या अंग्रेजों को धन चाहिए था, और ये धन मिलता कहाँ से, उसके लिए तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता था अंग्रेजों को। तो इन्होंने क्या किया कि एक अंग्रेजों ने एक अपनी नीति अपनाई। वो जो नीति थी वो थी कर, यानी कि किसानों से लगान यानी कि भूमि कर वसूलने की एक नई व्यवस्था बनाए। जिससे जब कर वसूलने की जो व्यवस्था बनाए, इससे क्या होगा कि अंग्रेजी प्रशासन को पैसा जाएगा, तो उससे क्या होगा, सेना चलाने के लिए जो पैसा चाहिए था वो पैसा मिलेगा, और प्रशासन के लिए जो धन चाहिए वो भी, ये दोनों चीज़ें उनकी क्या होगी, हल होंगी। तो इससे क्या होता है कि जो भूमि प्रशासन था, एक मिनट, जो भूमि व्यवस्था थी ये, उससे अंग्रेज लोग क्या किए कि कर वसूलने की एक रणनीति बनाई, जिससे वो लोग एक अपने सेना के लिए पैसा की बंदोबस्त कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया कि एक स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लाई, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। ये जो रणनीति अपनाई, ये किसने 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया है। यानी कि जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, तो जो जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया है। यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे, ये क्या किया, देखो अंग्रेजों की यही चाल होती थी कि हम किस चीज़ को पकड़ें और किस चीज़ से, किस पकड़ से हमें उस चीज़ पे हम अपना राज कर सके। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो 1793 में स्थायी बंदोबस्त, यानी कि स्थायी बंदोबस्त एक रणनीति अपनाई। इस बंदोबस्त जो जमींदार लोग थे जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, उसका क्या किया, उनको बता दिया कि आप जमींदार को, हम आपको स्थायी बंदोबस्त का एक नियमावली दे रहे हैं, जो आप जमींदारी के तौर पर आप, जो आपके निचले स्तर पर जो ग्रामीण लोग हैं, जो किसान लोग हो, उस पर आप अपनी जमींदारी का हक जताइए। यानी कि आप अपने नीचे वाले स्तरों को एक, जैसे होता नहीं कि दबाव महसूस कराना या अपने मनोमुताबिक काम करवाना। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, 1793 में स्थायी बंदोबस्त की एक नियमावली बनाई। इससे क्या हुआ कि जो जमींदार लोग थे, भाई जमींदार के अंदर में छोटे छोटे जो ग्रामीण जो किसान थे उनके अंदर में आ गए। इससे क्या हुआ कि लगान निश्चित कर दिया गया। अब एक निश्चित तौर पर लगान निश्चित कर दिया गया, जो छोटे किसान हैं वो एक निश्चितता के तौर पर लगान देंगे, यानी कि कर वो अपना देंगे। और नियमित कर प्राप्त करना, और जमींदारों को अंग्रेजों का समर्थक बना दिया गया। यानी कि जो जमींदार थे वो अंग्रेजों का समर्थक बना दिया गया। देखिए, हमारी लाठी हमारी भैंस, और मेरी लाठी से हमारी भैंस पर क्या करवा रहे हैं, आक्रमण करवा रहे हैं। ये अंग्रेजों की नीति पॉलिसी थी। यानी कि स्थायी बंदोबस्त जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू कर दिया।
जो जमींदार थे उनको एक पावर दे दिया कि आप जमींदारी करो, अपने निचले स्तर पर जो किसान हैं हम आपका साथ देंगे, आपका सहयोग करेंगे, आप कर वसूलो। जो जमींदार लोग होते थे वो छोटे छोटे किसानों से कर वसूलते थे, और जमींदारों से क्या होता था, अंग्रेज लोग भी अपना पैसा लेते रहते थे। मतलब एक जिससे होता नहीं पार्टनरशिप में काम करना। ठीक, जमींदारों को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त हुआ। अब जो स्थायी बंदोबस्त, इसका दुष्परिणाम को देखने को मिला। स्थायी बंदोबस्त का जो दुष्परिणाम था, इससे क्या हुआ, जमींदार क्या किसानों पर अत्याचार करने लगे। भाई जाहिर सी बात है, जमींदारों को क्या हुआ, अंग्रेजों का हाथ साथ मिल गया। जब अंग्रेजों को साथ मिल गया तो जमींदार लोग क्या हुआ, छोटे छोटे किसान ग्रामीणों पर अत्याचार करने लगे। अत्याचार करने पर क्या हुआ, किसान क्या हो गया, कर्ज में डूब गया। भाई किसान कितना कर दे देगा, भाई कर देगा, अपनी खेती बाड़ी भी करेगा, अपना पालन पोषण भी करेगा, कि वो कर ही वो देगा रहेगा। तो इससे क्या हुआ, किसान क्या हुआ, कर्ज में डूब गए। स्थायी बंदोबस्त, समय पर लगान ना देने पर जमीन क्या हो जाती थी, नीलाम हो जाती थी। भाई जब कर किसान लोग क्या होते थे, किसान कर तभी दे पाएगा ना जब उसकी खेती फसल अच्छी होगी, उसके पास मजबूती के तौर पर और भी चीज़ें होंगी, तब ना वो कर देगा। लेकिन किसान क्या है, धीरे धीरे कर नहीं दे पाता, खेती नहीं कर पाता, तो क्या हुआ, किसान कर्ज में डूबता गया। जब कर्ज में डूब गया तो उसकी खेती क्या हो गई, नीलाम हो गई। समय पर कर लगान ना देने पर जमीन क्या हो जाती थी, नीलाम हो जाती थी। इस व्यवस्था से किसानों में क्या हो गई, बहुत ही हालत खराब हो गई। हालत खराब होते फिर एक क्या हुआ कि रैयतवारी व्यवस्था बनाई गई। रैयतवारी जो व्यवस्था थी ये दक्षिण भारत में, यहाँ पर क्या होता था कि भारत में यह दक्षिण भारत में लागू की गई। किसान सीधे सरकार को लगान देता था, कोई जमींदारी व्यवस्था नहीं थी। और जो रैयतवारी व्यवस्था थी ये जो जमींदारी व्यवस्था थी उससे हट कर थी, क्योंकि ये दक्षिण भारत में लागू की गई थी। और किसान जमींदारों को कर ना देके सीधे क्या होती, सरकार को कर देती थी। तो इससे कोई जमींदारी व्यवस्था नहीं थी रैयतवारी व्यवस्था में। ठीक, अब इसमें क्या हो कि लगान बहुत अधिक था, इसमें भी लगान बहुत अधिक, तो किसान क्या वो कर्ज में फंस गए। तो ये जो रैयतवारी व्यवस्था थी इसमें भी क्या है, लगान अधिक थी, इसमें भी किसान क्या हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे। तो ये लोग क्या करते थे, कर्ज किसान सरकार को लगान नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो इससे भी किसान क्या हुआ, कर्ज में फंसते गए, मजबूर होते गए। अब यहाँ पे एक व्यवस्था आती है कि महलवारी व्यवस्था। महलवारी व्यवस्था ये जो थी वो उत्तर भारत में लागू थी। ये थी उत्तर भारत, ये उत्तर भारत में लागू की गई थी महलवारी व्यवस्था। अब ये जो महलवारी व्यवस्था थी ये क्या, पूरे गांव से मिलकर लगान वसूला जाता था, जिम्मेदारी गांव की होती थी। यानी कि जो ये महलवारी व्यवस्था थी ये उत्तर भारत में लागू की गई। अब ये क्या होता था, पूरे गांव से मिलकर लगान वसूला जाता था, और ये जिम्मेदारी गांव की होती थी। यानी कि पूरा गांव मिल के लगान वसूली करे, वसूली करके क्या करे, सरकार को दे, और ये जिम्मेदारी पूरे गांव की होती थी। इससे इसमें भी कर जो था वो अधिक होने से किसान परेशान होने लगे। किसान आपका लगान वसूल के दे या वो कर्ज में डूबा हुआ, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो किसानों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती रही। किसान मजबूर होता रहा है। ठीक है, मजबूर होता है। अब यहाँ पे अंग्रेजों ने एक नई चाल चली। अंग्रेजों ने एक नई चाल चली। नई चाल चलने का उनका मकसद कुछ और था। उन्होंने क्या किया कि नील खेती करने के लिए मजबूर करना चालू किया किसानों को, अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने किसानों को नील की खेती के लिए क्या किया, मजबूर किया। क्योंकि नील की जो खेती होती थी उससे अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा लाभ होता था, बहुत ज़्यादा फायदा होता था। नील से अंग्रेजों को बहुत लाभ होता था, जिससे वो नील खेती करने के लिए क्या किया, किसानों को मजबूर करना चालू किया, किसानों को परेशान करना चालू किया। और वो बोले कि जैसे कि अंग्रेजों ने एक शर्त रख दी थी, जैसे मान चलिए आपके पास 20 बीघा ज़मीन है तो आपको 3 बीघा में, यानी कि 20/3, यानी कि अगर आपके पास 20 बीघा ज़मीन है तो आपको 3 बीघे में नील की खेती करना अनिवार्य है, यानी कि मजबूरन करना ही था आपको। अगर आपके पास 20 बिस्वा ज़मीन है तो आपको 3 बिस्वा में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इससे किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान और मजबूर होने लगे थे, उनके अंदर धीरे धीरे आक्रोश फैलता गया। ठीक है, तो किसान जो है नील उगाना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता था, ज़मीन खराब हो जाती थी।
नील की खेती से ज़मीन खराब हो जाती थी, उपजाऊ नहीं होते थे, फसल कम होने लगती थी। तो इसलिए किसान लोग क्या करते थे, नील की खेती करना नहीं चाहते थे। ठीक है। अब ये यहाँ पे दिया कि किसानों को लगभग यानी कि 20/3, यानी कि अगर आपके पास 20 बिस्वे की ज़मीन है आप किसान के पास, तो आपको 3 बिस्वे के हिस्से में आपको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो इस चीज़ से किसान मजबूरन क्या होता था, किसान मजबूर होकर भी क्या करता था कि नील की खेती करता था। और नील की खेती करने से किसान की जो ज़मीन होती थी वो ख़राब हो जाती थी, क्योंकि उस पे जो अपनी फसल उगाता था वो कहीं न कहीं उसके मुताबिक नहीं उगती थी। कहीं न कहीं वो जब फसल नहीं उगती थी तो किसान मजबूर हो जाता था, उसको लगान भी देना रहता था, खेत भी खराब हो रहे थे। इन सब समस्याओं से किसान धीरे धीरे परेशान होता गया, मजबूर होता गया, किसान के अंदर आक्रोश पैदा होता गया। तो ये नील व्यवस्था जो थी 3 कठिया प्रथा थी। 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया का प्रथा का मतलब ये था कि वही कि 20 बिस्वा अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको 3 बिस्वा में अनिवार्य रूप से नील की खेती करना ही करना है। तो ये 3 कठिया प्रथा अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई थी। इससे क्या हुआ कि उन्हें बहुत कम कीमत मिलती थी, नील की खेती करते भी थे लेकिन उनको कीमत भी अंग्रेज लोग क्या करते थे, बहुत ही कम कीमत देते थे, ज़बरदस्ती और अत्याचार भी करते थे, ज़बरदस्ती और अत्याचार भी करते थे। इससे क्या हुआ, किसानों के अंदर क्या हुआ, असंतोष फैलता गया। भाई किसान कब तक मजबूरी सहेगा, जब तक झेल सकता तब तक मजबूरी का सहेगा ना। धीरे धीरे किसानों में आक्रोश बढ़ता गया, किसान एकजुट होते गए, तो वो क्या किया, नील विद्रोह कर दिया। ठीक है, क्या किया, नील विद्रोह कर दिया। जो नील विद्रोह हुआ था ये 1859 और 60 ईस्वी के बीच में हुआ था। जो नील विद्रोह हुआ था वो हुआ था बंगाल में। ठीक है, बंगाल में किसानों ने नील खेती करने से क्या किया, इनकार कर दिया कि भैया हम नील की खेती नहीं करेंगे, हमारी फसल खराब हो जाती, हमें मन मुताबिक पैसा नहीं मिलता नील की खेती से, हम नील की खेती नहीं करेंगे। बंगाल में इसका विद्रोह हुआ 1859 में। 1859 में चालू हुआ, 1860 तक चला नील विद्रोह बंगाल में। ठीक है, और ये जो विद्रोह था एक शांतिपूर्ण आंदोलन चला, ना कि इसमें कोई लड़ाई मारपीट झगड़ा ऐसा कुछ नहीं चला, एक शांतिपूर्ण ये विद्रोह चलता रहा। तो इससे क्या, बुद्धिजीवियों का समर्थन मिला, क्योंकि जब किसान लोग आगे आए तो जो बुद्धिमान लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो किसानों की मदद करना चालू की, क्योंकि ये किसानों के लिए एक अत्याचार और एक अत्याचार के रूप में किसानों के खिलाफ हो रहा था। अब इसका जो परिणाम हुआ जब शांतिपूर्वक, तो इसमें क्या, सरकार को एक जांच आयोग बनाना पड़ा। भाई सरकार को पता चला कि भाई किसान धरने पे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किसान परेशान हैं, तो सरकार ने क्या किया कि एक जांच कमेटी बनाई, एक जांच आयोग बनाया कि इससे क्या समस्या हो रही है नील की खेती करने से। तो जब जांच आयोग बनाया तो सरकार को पता चला कि ये जो नील की खेती अंग्रेज जो करा रहे हैं किसान लोगों से, कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम किसानों को झेलना पड़ रहा है। उनकी जो अगली फसल है वो ख़राब हो जा रही, मन मुताबिक उपजाऊ नहीं हो रहा है, और जो नील की खेती करते हैं उससे उनको मन मुताबिक पैसा नहीं मिलता। और ये एक मतलब मैंडेटरी एक नहीं, यानी कि उनको 3 कठिया ज़मीन पर नील की खेती करना ही अनिवार्य था। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब जांच आयोग बैठी तो नील की जो व्यवस्था थी वो कमज़ोर पड़ गई, यानी कि जांच कमेटी जब बैठाया सरकार ने तो नील की जो खेती थी वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई। ठीक है, किसान वहाँ से थोड़ा सा उनको राहत मिली। अब किसान और साहूकार के बीच में भी कुछ हुआ। किसानों को बीज और पैसे के लिए साहूकार पर निर्भर रहना पड़ता था, यानी कि जो साहूकार लोग होते थे वो किसान लोग क्या करते थे, साहूकार पर निर्भर कर रहते थे, उनको पैसे और बीज साहूकार से मिलता था। ठीक है, अब ऊंचा ब्याज वसूलता था, जो साहूकार होता था वो ब्याज भी ऊंचा वसूलता था किसानों से, और उसके मन मुताबिक पैसा भी नहीं मिलता था और बीज भी नहीं देते थे। तो इस चीज़ से किसान भी परेशान थे साहूकार से। किसान कर्ज से कभी बाहर नहीं निकल पाते थे और साहूकार हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा उठाता था कि किसान कभी भी उसकी कर्ज मुक्त ना कर पाए, जिससे किसान को हमेशा वो परेशान और प्रताड़ित करता रहे। अब इस चीज़ से ग्रामीण समाज पर भी प्रभाव देखने को मिला। किसान
अब कहीं ना कहीं जब चीज़ें अपने मन मुताबिक नहीं चलती तो हमें कहीं ना कहीं परेशानी ला के खड़ी करती। ठीक, ग्रामीण समाज पर जो इसका प्रभाव पड़ा वो ही बहुत किसान क्या हो, गरीब होते चले गए, खेती में सुधार नहीं हुआ और बार बार अकाल पड़ने लगे। किसान को जब बीज नहीं मिलेगा, किसान को मन मुताबिक पैसा नहीं मिलेगा तो किसान क्या करेगा, कमज़ोर होता जाएगा। तो किसान गरीब होता गया, खेती में सुधार नहीं हो पाया और बार बार अकाल पड़ने लगे, यानी कि सूखा पड़ने लगा। जब बीज नहीं मिलेगा, किसान को पैसा नहीं मिलेगा तो खेती क्या करेगा। तो ये 3 समस्याएं ग्रामीण समाज पर धीरे धीरे किसान पर पड़ने लगी। अब ग्रामीण का जो जीवन था वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि किसान के मन मुताबिक कोई काम नहीं हो पाता था। ग्रामीण जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होने लगा। अब क्या हुआ कि महिलाएं और ग्रामीण समाज में भी कुछ न कुछ बोझा पड़ने लगा, क्योंकि जो किसान था वो मजबूर होता गया, तो महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ गया कि महिलाएं लोग भी एक साथ आए। तो जब ग्रामीण जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता गया तो महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ गया, उन्हें कोई अधिकार नहीं था काम वाम करने का। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी। फिर गरीबी का सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर भी देखने को मिला, क्योंकि कोई अधिकार नहीं था महिलाओं को कि वो काम करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, ऐसा कोई अधिकार नहीं था भारत सरकार में। जो पहले की जो सरकारें थी अंग्रेजी शासनकाल में। ठीक है, गरीब का सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर देखने को मिलता गया। तो इससे क्या हुआ कि आदिवासी और ग्रामीण व्यवस्था में भी कुछ चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि आदिवासियों की ज़मीन छीन गई और जंगलों पर सरकारी नियंत्रण हो गया और उनकी आजीविका क्या हुई, प्रभावित हो गई। यानी कि आदिवासियों की जब ज़मीन छीनी तो जंगल पर सरकारी नियंत्रण हो गया, भाई आदिवासी लोग भगाए गए, उस जंगल पर नियंत्रण सरकार का आ गया। जब जंगल पर नियंत्रण सरकार आ गया तो जो उनकी आजीविका थी वो क्या हो गई, ऑटोमेटिक प्रभावित हो गई। तो आदिवासियों की जो जीविका थी वो प्रभावित होती गई। अब यहाँ बात करते हैं कि जो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी उनकी की आलोचना की गई। से अंग्रेजी भूमि नीतियाँ शोषणकारी थी और इनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना था, भारतीय कृषि का विकास नहीं था। अंग्रेजियों का मूल मकसद था कि हम पैसा कमाएं किसानों से, हम उनसे कर वसूलें, अपनी सेना मजबूत करें, हम अपना व्यापार बढ़ाएं। इनका वही एक मकसद था। उनका ये नहीं था, वो नहीं चाहते थे किसान लोग भूमि उपजाएं और किसान आगे बढ़े, ग्रामीण आगे बढ़े। वो ये नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे किसान कर्ज में डूबे और हम कर वसूलें, किसान हमेशा परेशान रहे, हम उससे पैसा वसूलें, लगान वसूलें, हम अपनी सेना को मजबूत करें, हम अपना व्यापार बढ़ाएं। अंग्रेजों का मेन मकसद यही था। ठीक है, भारतीय कृषि से विकास उनका नहीं लेना देना था। भारतीय कृषि का विकास हो या ना हो, उनको अंग्रेजों को इससे कोई मतलब नहीं था। उनको सिर्फ मतलब था पैसे से उनका व्यापार बढ़े, उनकी सेना मजबूत है। अंग्रेजों का मेन मकसद यही था। अब अंग्रेजों नीतियों से ग्रामीण समाज कमज़ोर होता गया। जो ग्रामीण समाज था वो धीरे धीरे अंग्रेजों की नीतियों से ग्रामीण समाज कमज़ोर होता गया। किसान, आदिवासी, मजदूर सबसे अधिक प्रभावित थी। यानी कि जो अंग्रेजों की जो नीतियाँ थीं उसमें सबसे ज़्यादा अगर परेशानी किसी हुई तो किसानों को हुई, आदिवासी और मजदूरों को सबसे ज़्यादा परिश्रम और कठिन परिश्रम और मजबूरी देखने को जो मिली है वो किसान, आदिवासी और मजदूरों को देखने को मिली। अभी इसमें क्या हुआ, ग्रामीण असंतोष आगे चलकर बड़े आंदोलन को जन्म दिया। भाई क्या करेगा ग्रामीण लोग, कब तक आपका कष्ट झेलेंगे। कुछ न कुछ तो वो अपने फ़ायदे के लिए, कुछ न कुछ तो अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई तो करेंगे। तो धीरे धीरे इसी तरह ग्रामीण में असंतोष फैलता गया और आगे चलकर वो एक बहुत बड़े आंदोलन का परिणाम देखने को मिला और बहुत बड़े आंदोलन का एक जन्म दिया। तो ये जो चीज़ें हैं कि ग्रामीण असंतोष जनक से आगे चलकर कितने आंदोलन किए और क्या क्या उनका मकसद था, कहाँ पे वो अंग्रेज से कामयाब हुए, ये सब सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। जो हमारा आज का जो हमारा चैप्टर था वो ग्रामीण समाज और औपनिवेशिक शासन, ये आध्यात्मिक, ये हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।